क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है, मज़े से घर पे पढ़ाई हो रही है? चलो, पिछले क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 देखे थे और उस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, इन मेथड्स को देखे थे। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही लेक्चर देखें, आप किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन एक क्रम वाइज देख सकते हैं। क्लियर है ना? रेडॉक्स रिएक्शन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड आपके 12th क्लास में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन नहीं पाएगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर बन नहीं पाएगा। इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। आज लेक्चर नंबर हम लोगों का 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, आपने घर पे ट्राई करा होगा, उम्मीद करते हैं हम। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो कोई बात नहीं है, फिर एक बार दोबारा ट्राई कर लेंगे। पिछला वीडियो देखकर आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ट्राई नहीं करेंगे आपको फ़ायदे नहीं होंगे। आप रेडॉक्स रिएक्शन आपके जीवन में हमेशा अधूरा रहेगा। एक बार आप देखिए ज़रूर, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पॉज कर दें ताकि जो भी आपको वीडियो मिले सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना के लिए। अब इस जो क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ। जो अंडरलाइन है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा कि सर इसका आंसर क्या होगा। अब सारे क्वेश्चन को तो मैं बना नहीं पाऊँगा बोर्ड पे, ठीक है, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए FeCl3 है, FeCl3 है, क्लियर है ना। तो FeCl3 का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आप पढ़ चुके हैं भाई, कैसे पढ़े हैं। मान लीजिए हमने आपको बताया था कि FeCl3 इक्वल टू क्या कर लेना है, 0, और Fe+3Cl और इक्वल टू 0। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, और Fe+3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर जाएगा तो Fe का क्या आएगा, +3। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। आप ऐसे बना के निकालेंगे, आप ऐसे बना के निकालेंगे, लेकिन मैं जो अंडरलाइन एलिमेंट है उनका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मैं लिख दे रहा हूँ। अब Ca3PO4 द होल ट्वाइस। अब इसमें फास्फोरस का निकालना है। किसका निकालना है बाबू, फास्फोरस का। तो फास्फोरस का पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाया भी गया था, आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में सॉल्व किया गया, क्या आया है बाबू, +5 आया। तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5। उसी तरह से Na2B4O7 है, Na2B4O7 है। अब Na2B4O7 में B का निकालना है, तो B का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3। उसी तरह से अगला है CaCO3 में C का निकालना है, CaCO3 में C का निकालना है, यहाँ कार्बन का। तो कार्बन का कितना होगा भाई, +4। उसी तरह से HClO3 में आपको किसका निकालना है, Cl का निकालना है। ऑक्सीजन का आप जानते हैं -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। तो 3 दूनी का 6 में से 1 घटेगा, +5 हो सकता है। क्या हो सकता है, +5। HClO3 का क्या होगा भाई, +5 होगा। उसी तरह से HClO4 का कितना होगा, 4 दूनी का 8 +7 हो सकता है। HClO4 का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितना हो सकता है, +4 हो सकता है। क्लियर है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से और भी जो भी आपके दिख रहे हैं, HClO4 में +7, H2SO4 में सल्फर का निकालना है। तो आपको पता है कि 4 दूनी का 8 में से 2 घटेगा, +6 हो जाएगा। सल्फर का कितना होगा भाई, +6। उसी तरह से यहाँ देखिए H2SO3 3 दूनी का 6 में से 2 घटेगा तो +4 हो जाएगा। HNO3 में 3 दूनी का 6 में से 1 घटेगा, +5 हो जाएगा। उसके बाद से इसका हो जाएगा HClO3, कहीं और भी आया था ना एक जगह, यहाँ भी आया है HClO3 और यहाँ भी आया है, 2 जगह है ना, तो +5 ही होगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 1 घटेगा, +1 हो जाएगा। HClO का कितना होगा, +1। HClO का कितना होगा, +1। H3PO4 4 दूनी का 8 में से 3 घटेगा, +5। अब 3 दूनी का 6 में से 3 घटेगा, +3 हो जाएगा। अब देखिए 7 दूनी का 14 में से 2 घटेगा,
14 12, 12 में से 2 से भाग दीजिएगा +6 हो जाएगा। KMnO4 4 दूने का 8 में से 1 घटेगा +7। क्लियर है ना। अब देखिए XeF6 फ्लोरीन का क्या माना जाता है, -1 माना जाता है। XeF6 फ्लोरीन का क्या माना जाता है, -1। पढ़े हैं ना कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 माना जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा भाई, तो 6 हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा ना, -6 +6 हो जाएगा। इसका +4 हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा। और PCl3 Cl का कितना माना जाता है, -1 तो 3, तो इसका +3, इसका +5। उसी तरह से इसका AlIAlH4 Li, यानी अब इसमें होगा लिथियम, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन। निकालना किसका है, लिथियम का। तो अब देखो हाइड्रोजन यानी +5 लिख लेना आप। अब देखो आगे बढ़ते हैं, +5। हाँ, अब इसका क्या होगा, NaBH4, तो NaBH4 का आप +3 लिख लेना। क्या लिख लेना भाई, +3। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ हाँ ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो +3 ही होगा बाबू लोग। क्या होगा, +3 होगा, +5 नहीं लिखना, +3 लिखना, +3 लिखना, बाकी सब सही। अब ठीक है, अब चलो ए आप आंसर दे दिए हमने। पिछले क्लास का जो लोग बनाए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप ऐसा क्या करेंगे, आप घर पे एक बार ट्राई करेंगे कैसे निकाला जाता है, पीछे वाला वीडियो देखेंगे, उसके हिसाब से मेहनत करेंगे, और नहीं आएगा तो फिर एक बार आंसर देखकर चेक करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आगे हम लोगों को और नॉलेज लेना, आप एक बार नोट कर लें। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए हो गया बाबू लोग, आगे बढ़े हम लोग। तो अब देखिए, अब हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के और भी मेथड। तो लेविज स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें, पीछे के क्लास में चर्चा की गई थी कि लेविज स्ट्रक्चर को हम लोग अपने चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ठीक है, लुईस संरचना वहीं पढ़नी है। लुईस संरचना क्या है, लेविज सिंबल क्या है, कैसे लिखा जाता है, तो वहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तब यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिएगा सबसे बड़ा चीज़ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर विथ हेल्प ऑफ लेविज स्ट्रक्चर, लुईस संरचना की सहायता से ऑक्सीकरण संख्या। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है सबसे पहले, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। ठीक है, सहसंयोजक बंधन। अब सुनिए, कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है। पहले मान लो कि इसमें 2 तरह के बॉन्ड आते हैं। पहला जो होता है पोलर बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है, यानी ध्रुवीय बंधन, ध्रुवीय बंधन होता है। दूसरा जो होता है देखोगे तो वह नॉन पोलर बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है। जब बॉन्ड के बारे में जानेंगे तो ही हम क्या करेंगे, लेविज स्ट्रक्चर लिख पाएंगे, अध्रुवीय बंधन। ठीक है ना। चलिए, जब हम बॉन्ड के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लेविज स्ट्रक्चर नहीं लिख पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो पोलर बॉन्ड क्या है और नॉन पोलर बॉन्ड क्या है। तो पोलर बॉन्ड कहता है कि असमान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने बॉन्ड, जो परमाणुओं से मिलकर बना अणु होता है उनके बीच नॉन और पोलर बॉन्ड बनता है। क्लियर है ना। बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम्स, बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम्स यानी असमान, समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम्स तो हो जाएगा भैया पोलर, समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो, कहने का अर्थ है कि पोलर क्या है, मैं लिख देता हूँ एक बार, तब आगे से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट मेरा लिख देखिएगा इधर। सबसे पहला मेरा कंसेप्ट क्या होगा, पोलर का। तो पहला कंसेप्ट हमने ले लिया हेडिंग में, पोलर बॉन्ड क्या है। ध्यान से देखो, कहता है कि बॉन्ड बिटवीन
ऑन लाइक एटम, ऑन लाइक एटम्स कॉल्ड इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड यानी असमान अणुओं के बीच बने बंधन को, असमान परमाणुओं लिख लीजिए, असमान परमाणुओं के बीच बने बंधन को, असमान परमाणुओं के बीच बने बंधन को ध्रुवीय बंधन कहते हैं, ध्रुवीय बंधन कहते हैं। असमान परमाणुओं के बीच, असमान परमाणुओं के बीच जो भी बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहेंगे? ध्रुवीय बंधन कहेंगे। जैसे मान लीजिए समझने की बात करें हम, तो हमारे पास दो एटम हैं, एक ए एटम है और एक बी एटम है, और दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। बंधन बनाने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में बंधन बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए भाई? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने दिया? बी ने दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने दिया? बी ने। अब इनके बीच कौन सा बॉन्ड बना भैया? सिंगल बॉन्ड बना। अब अगर शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो केवल बी के पास चले जाए। किसके पास चले जाए? बी के पास। समझ में आ रहा है ना? किसके पास चले जाए? बी के पास। तो इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब यही होगा मेरे बाबू, जरा ध्यान देना। इसका मतलब यही होगा कि यहाँ इसमें देखा जाए कि सबसे बड़ा चीज़, कि मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ और ऐसे लिख दूँ, अब एक इलेक्ट्रॉन ए का, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का, और यह शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बी एक्सेप्ट कर ले, क्या एक्सेप्ट कर ले? बी। तो अब क्या बन जाएगा भैया? ए पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस बी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक एक्स्ट्रा ले लिया, एक एक्स्ट्रा ले लिया। समझ में आ रहा है ना? दिया कितना था? एक। लिया कितना? दो। समझ में आ रहा है ना? एक तो अपना लिया ही है, प्लस एक और एक्स्ट्रा ले लिया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वह पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वह नेगेटिव चार्ज। यानी ए क्या है? यहाँ डोनेटर है, डोनेटर है। क्लियर है ना? डोनेटर एटम कहेंगे इसको, यानी दाता परमाणु। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? दाता परमाणु। लेकिन बात बी की करें तो बी यहाँ क्या है? बी यहाँ क्या है भाई? एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर एटम है, यानी ग्राही है, ग्राही परमाणु। समझ में आ रहा है ना? बी क्या है? ग्राही परमाणु है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज। या यूं कहें कि जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़े थे तो वहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक टॉपिक पढ़ाई गई थी। तो यूं कहें कि बी की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यानी ईएन जो है बी का स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है ना? यानी यूं कह लें कि ईएन ऑफ बी, ईएन ऑफ बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए। यानी ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी बी की विद्युत ऋणात्मकता, बी की विद्युत ऋणात्मकता ए से अधिक है, ए से अधिक है। अब विद्युत ऋणात्मकता करता क्या है? ईएन करता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ईएन करता क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। समझ में आ रहा है ना? यानी इसका मतलब कि अगर हम देखें कि ईएन को, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को काई से डिनोट कर लें, इसे CHI पढ़ेंगे, CHAI काई। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? काई। तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है कि जो XA है, यानी ए की विद्युत ऋणात्मकता, समझ में आ रहा है ना, इज लेस देन XB। यानी इसका मतलब क्या है कि ए की ईएन, ईएन का मतलब विद्युत ऋणात्मकता,
कमा दे के बी के ईएन से कम है, बी के ईएन से कम है। अब तो समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? एक कंसेप्ट है, तभी हमको लुईज स्ट्रक्चर के द्वारा समझ में आएगा। ये आप पढ़े होंगे और आपको फिर एक बार दोबारा बता दिया जा रहा है। यानी हमने क्या देखा कि पहले तो बॉन्ड पढ़ा, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड क्या है? तो असमान प्रकार के परमाणुओं के बीच जो बंधन बनता है उसको पोलर बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें हमने दिखाया आपको कि मान लीजिए असमान प्रकार का दो परमाणु हो गया, एगो ए और एगो बी। समझ में आ रहा है ना? ए और बी के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी, तो इसलिए इनके बीच क्या बना था? सिंगल बॉन्ड बना था। अगर दोनों शेयरिंग एटम कौन ले लिया भाई? बी ले लिया। दोनों शेयरिंग एटम बी ले लिया, तो फिर बी पर कितने पॉजिटिव चार्ज आ गए? एक। और ए पर कितने, बी पर कितने नेगेटिव चार्ज है? एक। और ए पर कितना पॉजिटिव चार्ज आया? एक। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलिए इससे पॉज करके आप नोट कर लें जल्दी से, मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से आप नोट करें बाबू लोग। हो गया? आगे बढ़ें? चलिए बाबू लोग अब आगे बढ़ते हैं। दिखाई तो दे रहा है ना साइड में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक नया कंसेप्ट अब आता है, देखिएगा। मुझे समझाना क्या था? पोलर बॉन्ड। क्या समझाना था भाई? पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड समझाना था। यानी पोलर बॉन्ड को क्या कहते हैं? ध्रुवीय बंधन। और इसके लिए हमने आपको एक डेफिनेशन बताया था। क्या डेफिनेशन बताया? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यानी बॉन्ड बिटवीन ऑन लाइक एटम्स, bond between unlike atoms is called polar bond। यानी असमान प्रकार के परमाणुओं के बीच बने बंधन को क्या कहते हैं भाई? ध्रुवीय बंधन कहते हैं। अभी पढ़ के आए ना, तो अब पीछे से आप लिख भी सकते हैं, मैंने लिखा है कि असमान परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधन को ध्रुवीय बंधन कहते हैं। अब मेरे पास एग्जाम्पल में ध्यान देना सबसे पहले कि पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मेरे पास दो प्रकार के एटम हो गए। पहला एक एटम हो गया ए और दूसरा एक एटम हो गया बी। दोनों सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। तो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया? बी ने। अगर शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले ले, दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले ले, तो क्या बनेगा भाई? यानी ए पर पॉजिटिव चार्ज प्लस बी पर। पहला चीज समझ में आया? दूसरा कहा जा रहा है कि अगर यही एटम ए और बी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, ए और बी किस बॉन्ड द्वारा जुड़े हों? डबल बॉन्ड द्वारा। अर्थात ए ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। समझ में आ रहा है ना? ए ने कितना इलेक्ट्रॉन दे रखा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। यानी ए अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है और बी अपना कितना इलेक्ट्रॉन दे रखा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। बी ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन दे रखा है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। बी ने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अब अगर शेयरिंग के ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले ले, समझ में आ रहा है ना? यानी शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो भैया, ये शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया और दूसरा यहाँ आ गया, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर पीछे वाले हल्ला क्यों कर रहे हो तुम लोग? देखिए, यानी शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बी ले ले, समझो भाई, बदमाशी कम करो, समझो, कॉपी पेन निकाल लो भैया, कॉपी पेन निकाल लो, बदमाशियाँ कम करो। शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले ले? बी ले ले। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ध्यान से देखना कि ए पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ए डोनेट कर रहा है ना। ए कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? ए अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। डोनेट क्या कर रहा है भाई? डोनेट कर रहा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अब बी पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? -2। नहीं समझ में आया? पक्का? उसी तरह से अगर ए और
बी। ध्यान दीजिएगा तीसरा एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं कि अगर तीसरे एग्जाम्पल में कि ए और बी दो एटम हो गए और दोनों ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। कौन बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं? ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। और तब ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ने का मतलब क्या कि इन्होंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे। तो यानी ए के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3। और बी के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 3। 1 2 3। समझ में आ रहा है ना? अब अगर शेयरिंग ध्यान देना कि शेयरिंग के तीनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले ले, कोई एक एटम ले ले। समझ में आ रहा है ना? कोई एक ही एटम ले ले। अब बी क्यों ले रहा है? तो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से अधिक है। समझा है ना? तो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से अधिक है। तो इसका मतलब क्या बन के आ रहा है भाई? इसका मतलब आ रहा है, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या आ रहा है? ध्यान से देखो कि ए पर क्या होगा? ए पर +3 चार्ज और प्लस बी पर -3 चार्ज। नहीं समझे? नहीं समझे? पक्का? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बताइए। आ रही है ना कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब उसी तरह से यानी एक कॉन्सेप्ट किसका रहा? पोलर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रहा, पोलर बॉन्ड का। अब नॉन पोलर बॉन्ड आता है। तो नॉन पोलर बॉन्ड कहता है भाई कि समान प्रकार के परमाणु। देखो भाई ये तो क्लियर हो गया ना आपको? अभी समझ में आ रहा है? हमने बताया पोलर तो असमान था, तो नॉन पोलर समान होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो अब आता है पोलर बॉन्ड, यानी समान प्रकार के परमाणुओं या अणुओं के बीच बने बंधन को क्या कहते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। यानी बॉन्ड बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड नॉन पोलर, कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। अब जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब इससे रिलेटेड आप कहोगे कि सर इसका एक एग्जांपल आप दे देते, ए बी पर ना समझा कर कहीं और दे देते। तो जैसे देख ले भैया इसका 100% प्योर एग्जाम्पल। आजा आजा ओ बच्चा, देख 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 दो। तू तो एकदम बिल्कुल बच्चा है ना, दूध मुँहा बच्चा है, जो तेरे को समझ में नहीं आएगा ना। मैं जानता हूँ बेटा तू ये क्वेश्चन करने वाला था कि सर ए बी पे समझ में नहीं आया, सर बी पे समझा दीजिए। हम बेटा तू वही समझ रहा है ना। चल देख 100% प्योर एग्जाम्पल क्या कर लेते हैं बेटा? 100% प्योर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है ना? 100% प्योर एग्जाम्पल। जो तेरे लाइफ में 100% प्योर तो मिलेगी नहीं, बट तेरे को एग्जाम्पल जरूर मिलेगा 100%। ठीक है बात बेटा? देख इधर देख, इधर देख, हंसना मना है बेटा। इधर देखो एग्जाम्पल नंबर पहला कहता है कि ओ सर जी HCl बना कैसे है? तो H सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ H का कितना शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन था? 1। और Cl के शेयरिंग का कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 था ना। अब शेयरिंग के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन Cl खींच ले। क्यों Cl खींचेगा? क्योंकि Cl का जो काई है वह प्रबल है हाइड्रोजन के काई से। यानी Cl का ईयन स्ट्रॉन्गर देन ईयन ऑफ हाइड्रोजन। यानी Cl की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता से काफी मजबूत है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अब देख बेटा क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या बनता है? H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। समझ में आ रहा है ना? यानी H की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन के विद्युत ऋणात्मकता से कम है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो इसलिए क्लोरीन क्या करेगा? अपना दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? बेटा जैसे तू मार्केट में जाता है और साथ में तेरी गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, और तेरा कोई पावरफुल फ्रेंड आता है, ठीक है, तुमसे ज़्यादा क्यूट होता है, तो तेरी गर्लफ्रेंड भी उसके तरफ मूव कर जाती है। नहीं समझ में आएगा बेटा? वही हाल यहाँ है ना। बेचारा हाइड्रोजन कपार खजुआते रह गया। हाइड्रोजन
कपार खजवाते रह गया। क्यों? क्लोरीन पावरफुल है, समझ में आ रहा है ना, लेके इसके वाली को चला गया। ठीक, क्या कहाँ चला? सरकारी नौकरी वाला है। वाह क्या बात है, यानी सीएल सरकारी नौकरी वाला है बेटा। अब तो समझ में आ रहा है ना, देखो पीछे से कमेंट कर रहा है सब, सीएल क्या है? सरकारी नौकरी वाला है। अब समझ गया, आगे बढ़े। चल बेटा, अब दूसरा एग्जाम्पल 100% प्योर एग्जाम्पल जब तुम पढ़ ही रहा है तो ले भैया 100% प्योरिटी में दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि डबल बॉन्ड का बात करें। किसकी बात करें भाई? डबल बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में आप देखोगे नहीं, H2O की बात करोगे ना तो सीधी सीधी बात आ जाएगी सिंगल बॉन्ड वाले में। ठीक है, A और B के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे बात कर लें हम C2H2 की, C2H2 की, या C2H4 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? C2H4 की। तो C2H4 की बात करते हैं तो इसका मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये तो सेम एटम हो गया ना, तो सेम एटम नहीं चाहिए था हमको, सेम एटम नहीं चाहिए था हमको, डिफरेंट एटम के बीच चाहिए था ना। किसके बीच चाहिए था? डिफरेंट एटम के बीच। तो ऐसा करते हैं ना, डिफरेंट एटम ले लेते हैं, कोई भी डिफरेंट एटम ले लें हम जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे H2SO4 को ले लो, H2SO4। अब H2SO4 के स्ट्रक्चर में देखोगे कि एक सल्फर हो गया, एक सल्फर हो गया, डबल बॉन्ड इसके बीच, और फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और फिर एक हाइड्रोजन। अब देख ले बेटा, यहाँ सल्फर है, यहाँ क्या है? सल्फर है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है ना। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। इतना बात समझ में आ रहा है ना? या इसका ना समझ में आ रहा है तो और में इसको हम SO2 में ले सकते हैं, ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, क्लियर है ना? तो इस सल्फर और इस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 2 मान लें, ऑक्सीजन 1 मान लें, तो अब शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन इसका भी 2 होगा और इसका भी, इसका 2 और इसका 2। अब यह शेयरिंग का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन खींच ले, ऑक्सीजन खींच ले, तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, सल्फर पर +2 चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही काम यहाँ भी हो रहा है ना कि शेयरिंग का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन खींच ले तो सल्फर पर क्या हो जाएगा? +2 चार्ज, और ऑक्सीजन पे नहीं। समझ में आ रहा है? ये 100% प्योर समझ में आ गया एग्जाम्पल। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो जाएगा, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं तो क्या पढ़ना है हमको? बोलो, नॉन पोलर। क्या पढ़ना है? नॉन पोलर बॉन्ड। अभी पहला हम लोगों ने पढ़ लिया पोलर बॉन्ड, अब दूसरा क्या पढ़ना है हमको? नॉन पोलर बॉन्ड। तो पहले आप इसे नोट कर लें। चले भाई, नोट करिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब पढ़ना है नॉन पोलर बॉन्ड। चलिए, नॉन पोलर बॉन्ड देखिएगा बाबू, नॉन पोलर बॉन्ड। तो सीधी बात करते हैं नॉन पोलर बॉन्ड की। नॉन पोलर बॉन्ड, अध्रुवीय बंधन, अध्रुवीय बंधन। अच्छा, बॉन्ड कर लें, अध्रुवीय बंधन। चलिए, अध्रुवीय बंधन। अब अध्रुवीय बंधन में क्या क्या आएगा बेटा, ध्यान देना। तो कह रहा है कि भाई बॉन्ड्स, बॉन्ड बिटवीन लाइक सेम टाइप ऑफ, लाइक सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप्स ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, कुछ भी कर लेंगे। क्लियर है ना? इट्स कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। यानी कह रहा है भाई कि समान प्रकार के, समान प्रकार के परमाणुओं, समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बने बंधन को अध्रुवीय बंधन कहते हैं। अध्रुवीय बंधन कहते हैं। चलो, असमान प्रकार के, समान प्रकार के, क्या चाहिए हमको? समान प्रकार, सेम टाइप ऑफ। यानी सेम टाइप ऑफ एक एग्जाम्पल लें कि ए देखना,
ए और ए कोई एटम है, समझ में आ रहा है ना, ए और ए कोई एटम है, और इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड एग्जांपल तुम क्या ले सकते हो भाई, इससे रिलेटेड एग्जांपल ले सकते हो ना, क्या ले सकते हो, H और H, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग किया तो क्या बनाता है, H2 मॉलिक्यूल बनाता है ना, बनाता है कि नहीं बनाता है, H2 अणु का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, H2 अणु का। उसी तरह से A और फिर डबल बॉन्ड A और A डबल बॉन्ड A, और इसने कितना कितना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो दो इलेक्ट्रॉन, क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, समझ में आ रहा है ना। तो जब दो दो इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो क्या बनाता है बेटा, इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है ना। तो इससे क्या बनता है, O2 का अणु बनता है, O2 अणु बनता है कि नहीं बनता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से ए ट्रिपल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके ए के साथ, किसके साथ, ए के साथ अपना पेयर बनाया, कितना कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, तीन तीन इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना इधर, आप बता दोगे फटाक से, क्या बना, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, क्या बनता है, N2 बनता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का कंसेप्ट कहाँ से आएगा, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। यानी बाह्यतम कक्षा में नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये कंसेप्ट कहाँ से समझ में आएगा भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। कहाँ से समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ए क्या हो गया भाई, ए तो आपको हमने एक कंसेप्ट दिया, क्या दिया, कंसेप्ट दिया, लेकिन ए इधर क्या है भाई, एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है, जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट का एग्जाम्पल। नहीं समझ में आया क्या, आ गया पक्का, चलो इतना समझ में आ गया बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं ना अब इतना। चलो अब इतना अगर समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, कौन बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उपसह संयोजक बंधन। इसमें क्या होता है कि तू इलेक्ट्रॉन ले ले, जरूरत पड़े तो मेरा लौटा देना, तू ले ले, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो मेरा वापस कर देना बेटा, समझ में आ रहा है ना। जैसे आप गांव के बगल वाले में गए, समझ में आ रहा है ना, रूम लेके पढ़ रहे हैं, समझ में आया, आपकी चौकी टूट गई, रोटी पकाने वाला बगल वाले कमरे में गए, दे मेरे भाई एगो चौकी देना, ओ भाई एक देना भाई, उस पर रोटी बनना है। फिर वो आया, हो गया रे भाई तोरा अपना लौटा मुझे, अगर तोरा हो गया तो मुझे लौटा दे, यही ना होता है। तो शेयरिंग का मतलब कि उसने दिया फिर अपना ले लिया, सदा सदा के लिए नहीं दिया है, 2 दिलों में टाँका नहीं फिर रहा है यहाँ, समझ में आ रहा है ना। ठीक, आगे बढ़े हम। तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, इसे नोट कर लें जल्दी से, आप जल्दी से नोट कर लें, हो गया। आगे बढ़े हम लोग। तो अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजक बंधन या उपसहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन। देखो बेटा, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, करना कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ सबसे पहले ए एवं बी 2 एटम है, 2 एटम, एटम ही लिख रहे थे लेकिन लिखा गया एटम, अलग अलग हो गया ना, एक ही में करो ना, दिल को सटा के इनके। तो ए एवं बी 2 एटम है, ए और बी 2 एटम हो गए। अब कहने का अर्थ है कि ए के पास भी कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और बी के पास भी हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि ए का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ध्यान से देखना कि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, समझ में आ रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, ए की विद्युत ऋणात्मकता। कौन सी, विद्युत ऋणात्मकता, क्लियर है।
यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए कहेंगे, क्लियर है ना। या और में इसी को क्या कहेंगे, ई एन ऑफ ए, शॉर्ट फॉर्म में ई एन ऑफ ए। दूसरा एक्स बी अगर हमने किया तो इसका मतलब क्या हुआ, बी की विद्युत ऋणात्मकता, बी की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, या और में इसी को क्या कहेंगे, ई एन ऑफ बी। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये जो ए है यानी एक्स ए इज लेस देन एक्स बी है, समझ में आ रहा है ना। ई लेस है और ई मोर है, ग्रेटर है, यानी इसकी क्षमता किससे अधिक है, ए से अधिक है। समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, बी एक्सेप्ट करेगा ना। कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा, बी। तो आओ देखो सबसे बड़ा चीज़ इसमें क्या करते हैं कि ए कोई एटम है और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कंप्लीटली नहीं दे रहा है, कंप्लीटली नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है ना, कंप्लीटली नहीं दे रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो मार्क से डिनोट करते हैं, यानी शेयरिंग का अगर दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का बी खींच रहा है तो इसका मतलब क्या बनाएगा कि ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एरो मार्क क्या है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ए क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर, नहीं समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से ध्यान देना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ में आ रहा है। अब देखोगे कि ए पर क्या हो सकता है भाई, प्लस चार्ज और बी पर माइनस चार्ज। लेकिन फिर अगर ए, फिर ध्यान देना कि अगर ए और बी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, तो इसमें अगर केवल ऐसे देख लो कि दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अपना। अगर शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर दोनों लेगा, बी क्या कर रहा है, चारों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ए के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एक ही बनेगा, लेकिन इस पर +2 चार्ज और इस पर -2 चार्ज होगा। लेकिन सेम कहानी हो, ध्यान से देखना, सेम कहानी हो कि ए डबल बॉन्ड बी है और इनके बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 2-2 है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 2-2 है, और शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से केवल एक पेयर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बी एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब क्या बनाएगा, ए के साथ, ए के प्लस चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एगो सिंगल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, और क्या बना लेगा, बी प्लस चार्ज। नहीं समझ में आया। एक सिंगल बॉन्ड तो शेयर नहीं किया जा रहा, यानी एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना अपना रख रहा है। ए कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, केवल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा। अब तो समझ में आ रहा है ना। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक बॉन्ड। तो ये रहा बॉन्ड का टाइप, ये रहा क्या रहा भाई, बॉन्ड का टाइप। समझ में आ रहा ना। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेंगे HCN का। किसका देखेंगे, HCN यहीं दिखा देते हैं, एग्जांपल इधर कर लेते हैं हम, और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं HCN का। किसका देखते हैं भाई, HCN। HCN समझते हैं ना, हाँ बोलिए, HCN समझते हैं कि नहीं समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो प्यारा सा एग्जांपल है भैया, 100% प्योर, 100% प्योर, क्योंकि आपको 100% प्योर चाहिए। HCN का, HCN समझ में आ रहा है ना। तो HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखो H हो गया, C हो गया और N हो गया, H हो गया, C हो गया और N हो गया। यानी H पर कितना H। अब इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा तो शेयरिंग में यह एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ -1, यहाँ -3, +1 हो सकता है, +1 और -3, या -1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, -1 -3 हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है।
उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का कोई तरीका हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। कौन बॉन्ड बनाओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। क्लियर है ना? तो कैसे बनाओगे? H सिंगल बॉन्ड C और एगो एरो मार्क, बाकी दूगो और नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है ना? यानी इसका मतलब क्या है कि जो शेयरिंग का केवल 3 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच शेयर हुआ था ना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था? 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन कर क्या रहा है? कार्बन से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। समझ में आ रहा है ना? यानी कार्बन का 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, केवल एक खींच रहा है, इसलिए एगो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना। समझ में आ रहा है ना? अर्थात इस पर क्या हो जाएगा? -1 चार्ज, इस पर -3 और इस पर +1 चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? आया? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? दूगो खींचेगा तो कितना होगा भाई? 2। समझ में आ रहा? और तीनों ले लेगा तो कितना होगा? 3। इतना बॉन्ड के बारे में समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कि कुछ रेडिकल के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं। जैसे NH4 का +1 होता है, HCN का क्या होता है? -1 होता है। ऐसे ही रेडिकल के हम ऑक्सीडेशन नंबर देखने वाले हैं। क्लियर? तो आप पहले वीडियो पॉज करें और नोट करें। क्लियर है? हो गया बाबू लोग? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम इससे रिलेटेड मतलब आयन, रेडिकल, आयन समझते हैं ना, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। रेडिकल समझते हैं ना, कंपाउंड में जो आयन बनते हैं। जैसे SO4 को क्या कहेंगे हम? SO4 -2 चार्ज पढ़ा, तो ये ना आयन तो है ही, लेकिन सल्फेट आयन है, लेकिन ये रेडिकल है, कंपाउंड है। तो इस तरह के रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हम इसकी जानकारी अब अगले क्लास में लेंगे। क्लियर है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। देखिए, फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि अभी क्या पढ़े हैं बता दीजिएगा ना, बताइएगा ना क्या क्या पढ़े हैं आज। आप जल्दी से दिमाग में रिमाइंड करो। बॉन्ड पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े? बॉन्ड। बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड पढ़े? पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 तरह का बॉन्ड पढ़े ना? रिवाइज हुआ? कोई दिक्कत? चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।